drugs for the emesis. कौन से drugs थे? Which cause the emesis? One is called as the apomorphine and another one is called as the ipe. कौन सा वाला है? Ipecacuanha. Okay. Just a minute. Right. अब यहाँ इसके बाद में हम लोगों ने कहा से स्टार्ट किया था? एंटी एमेटिक ड्रग से. उसके टोटल कितने क्लासेस है? 6 क्लासेस. पहला स्टार्ट होता है कौन सा है? एंटी कोलिनर्जिक. ओके. क्योंकि ये कोलिनर्जिक सिस्टम होता क्या है बेसिकली? मतलब ये इमेसिस में कैसे काम करता है? एसिटिल कोलिन आते हैं, दे स्टिमुलेट द स्मूथ मसल एंड कॉज द कॉन्ट्रैक्शन. उसकी वजह से फिर क्या होता है? दैट इज एक्सपल्शन. ओके. तो एंटीकोलिनर्जिक्स में उसका दूसरा वाला क्लास कौन सा है हमारा? H1 एंटी हिस्टामिनिक्स. थर्ड वाला क्लास कौन सा है? न्यूरोलेप्टिक्स. देन प्रोकाइनेटिक ड्रग, then 5-HT3 antagonists and some adjuvants. Adjuvants का मीनिंग क्या होगा? वो खुद ही अकेला इमेसिस करने में सफिशिएंट होगा क्या? एडजुवेंट मतलब हेल्प करने वाला. तो जो दूसरे इमेसिस करने वाले होते हैं उनके साथ में हम लोग उसको देंगे तो क्या होगा? हाँ, तो इमेसिस करने वाले या फिर एंटीइमेटिक्स के साथ में दे, एंटीइमेटिक्स के साथ में देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजुवेंट्स. राइट. तो ये देख लिया था. फिर हम लोगों ने ड्रग्स डिस्कस किए थे. पहला वाला एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कौन सा है? हायोसिन. ओके. और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ब्लॉकिंग द कंडक्शन. और किसका कंडक्शन? बाय द कोलिनर्जिक पाथवे का. ओके. और वो कहां से कहां तक का? फ्रॉम द वेस्टिबुलर एपरेटस टू द वोमिटिंग सेंटर से जो क्या होता है? सिग्नल पास होता है. ओके. थ्रू एसिटिल कोलिन उसको क्या कर देता है? ब्लॉक. दैट इज द हायोसिन. राइट. उसके बाद में दूसरा कौन सा है? डाइसाइक्लोमाइन. राइट. ये हो गया एंटीकोलिनर्जिक्स. फिर हम लोगों ने कौन से देखे थे? H1 एंटी हिस्टामिनिक्स. राइट. H1 एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं वो उसमें से कुछ कैसे रहते हैं? एंटीमेटिक होते हैं. उनका मेन यूज कौन सा रहेगा? मोशन सिकनेस. और कुछ कुछ काय में यूज होंगे? मॉर्निंग सिकनेस के लिए. और इसके भी प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के. कौन से? एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी, एंटी हिस्टामिनिक. और वीक कौन सा है? एंटी डोपामिनर्जिक प्रॉपर्टीज. राइट. फिर उसके लिए हम लोगों ने ड्रग्स डिस्कस किए थे. पहला वाला कौन सा है हमारा? प्रोमिथाजिन. देन डाइफेन हाइड्रामाइन. देन डाइमेन हाइड्रिनेट. ये डिस्कस किया था. उसके बाद में फोर्थ ड्रग कौन सा था? प्रोमेथाजिन थियोक्लेट. जो किसका सॉल्ट है? प्रोमेथाजिन का ही सॉल्ट होता है. और उसको स्पेशली प्रमोट किया गया है एज अ एंटी इमेटिक. ओके. उसके बाद में कौन सा था हमारा? सिनारेजिन. ओके. इसको स्पेशली क्या बोला गया है? एंटी वर्टिगो ड्रग. राइट. उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था? अदर वन कौन सा वाला है हमारा? डॉक्सिलामाइन. ओके. ये जो इंफॉर्मेशन थी वो पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन था. राइट. उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था? कौन सी ड्रग थी? 6th वाली डॉक्सिलामाइन. ये भी कौन सा है? H1 एंटी हिस्टामिनिक है. दूसरा वाला कौन सा है हमारा? मेक्लोजिन. और उसी को क्या बोलते हैं? मेक्लिजिन भी बोलते हैं. ओके. तो ये हो गया. और लास्ट में इतने ही थे ना? से टोटल कितने हो गए हैं? 7 ड्रग्स हो गए हैं. Now today we are going to start with the another class. और उस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोलेप्टिक्स. ओके. अब मुझे एक बात बताओ, न्यूरोलेप्टिक्स मतलब क्या होते हैं बेसिकली? D2 ब्लॉकर्स. ओके. हाँ, वो तो हम लोगों ने लिखे वाला है. लेकिन न्यूरोलेप्टिक्स मतलब कौन से वाले ड्रग होते हैं? कौन से कंडीशन में यूज करते हैं? जस्ट अ मिनट, इसको एक बार लगा देता हूँ. कहाँ गए? Okay, so today we are going to start our discussion with the neuroleptics. Basically, ये neuroleptics मतलब कौन से drugs है? They are the anti-psychotic drugs, okay, और anti-psychotic substances. तो जो ये older वाले neuroleptics थे, just a minute, हाँ, तो हमारे कौन से वाले न्यूरोलेप्टिक्स है? ओल्डर वाले न्यूरोलेप्टिक्स है. जैसे कौन से है? फिनोथियाजिन्स एंड द हेलो
पेरिडोल, उसको एज अ हम लोग क्या यूज करते हैं, एज अ एंटी इमेटिक, बिकॉज दे आर द पोटेंट एंटी इमेटिक, राइट। अब ये अभी अगर ये ओल्डर हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूरोलेप्टिक्स, मतलब कौन से है, ओल्डर एंटीसाइकोटिक, मतलब उनको एज फिलहाल में एज अ एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज करते हैं क्या, नहीं, ओके, बट दे आर वेरी पोटेंट एंटी इमेटिक्स होते हैं। अब एंटी इमेटिक होते हैं मतलब ये क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, तो फटाफट बताओ, अगर न्यूरोलेप्टिक है तो कैसे एक्ट करेंगे, कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे, और कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे, D2 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे, मींस दे उनकी एक्शन कैसे होगी, दिस इज बाय द ब्लॉकिंग ऑफ द D2 रिसेप्टर्स, राइट। तो ये जो हमारे D2 रिसेप्टर्स होते हैं, ये D2 रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको ये ब्लॉक करते हैं, ऑन द CTZ, ओके, CTF नहीं, क्या कहलाता है, CTZ, दैट इज कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ओके। ये हो गया हमारा पहला, उनका एक्शन कैसा होता है। बाद में ये क्या करते हैं, जैसे हमारे जो अभी इमेसिस इंड्यूस करने वाला ड्रग सबसे पहला कौन सा था, एपोमार्फिन। एपोमार्फिन क्या इंड्यूस करता है, इमेसिस, और उसको ये क्या करेंगे, फिर ब्लॉक करेंगे, मतलब क्या करेंगे, उसको एक्शन कौन सी बोलते हैं हम लोग, एंटागोनिस्टिक एक्शन, दैट मींस देज आर गोइंग टू व्हाट, एंटागोनाइज, एंटागोनाइज कौन से वाले ड्रग्स था, एपो, हाँ, एपो मॉर्फिन, ओके, एपोमॉर्फिन इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड व्हाट, इमेसिस, ओके। तो इस तरीके से इनकी ये सेकंड एक्शन होती है, एंड देयर इज आल्सो एडिशनल एक्शंस होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एडिशनल एक्शन, और वो एडिशनल एक्शन होती है बाय द एज कौन सा रिसेप्टर पे अगेन, हाँ अभी बताओ, जो हमारा वोमिटिंग सेंटर रहता है, वोमिटिंग सेंटर के पास में कौन से रिसेप्टर होते हैं, नहीं, ओके, वोमिटिंग सेंटर पे कौन सा होता है, मस्करिनिक रिसेप्टर, मतलब उनकी कौन सी एक्शन होगी, एंटी मस्करिनिक एक्शन, राइट। सो एंटी मस्करिनिक एक्शन होती है, और साथ में कौन सी वाला रहेगा, दैट इज H1, क्या कहलाता है, H1 मतलब कौन सा है, एंटी हिस्टामिनिक, राइट। सो एंटी हिस्टामिनिक एक्शन, राइट। तो ये जो हमारे न्यूरोलिप्टिक्स है, बेसिकली ये पुराने ओल्डर न्यूरोलिप्टिक्स होते हैं, जो कैसे है, पोटेंट एंटी इमेटिक है, और कैसे एक्ट कर रहे हैं, पहले तो किसको ब्लॉक करते हैं, बाय ब्लॉकिंग द D2 रिसेप्टर, वो भी किसमें है, CTZ में। किसको एंटागोनाइज कर रहे हैं, अपोमार्फिन इंड्यूस एमेसिस को, और एडिशनल कौन सा इफेक्ट रहता है, एंटी एंटी मस्करिनिक एंड द H1 एंटी हिस्टामिनिक एक्शंस रहते हैं। और अब जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये जो न्यूरोलेप्टिक इनका इफेक्ट होता है, वो किस में यूज होता है, ओके, और ये कैसे होता है, राइट। तो कैसे होता है वो तो हम लोगों ने किस में देखा, इनके मैकेनिज्म में। अब कहाँ पे यूज होता है, तो जो भी वोमिटिंग हो रही है किसके वजह से, पहले हम लोग किस में यूज करेंगे इसको, ड्रग इंड्यूस वोमिटिंग में, या फिर जो पोस्ट ऑपरेटिव नॉशिया एंड वोमिटिंग रहता है, इनमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूरोलेप्टिक्स को। और बाद में सेकंड वाला कौन सा आता है, दैट इज द डिसीज इंड्यूस वोमिटिंग। जैसे कौन से डिसीज होते हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, ओके, देन यूरेमिया हो गया, लिवर डिसीज हो गए, माइग्रेन हो गया, ओके, इनमें भी क्या होता है, वोमिटिंग होते हैं, तो डायरेक्टली एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं लेने की, राइट। उसके बाद में कौन सा है हमारा, जो मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड रहता है, या फिर जब कौन से थेरेपी दी जाती है, कैंसर थेरेपी, कैंसर थेरेपी को क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी देने की वजह से कौन ट्रिगर हो जाएगा, CTZ, और उसके वजह से भी क्या होता है, वोमिटिंग इंड्यूस होता है। तो वो कंडीशन में वोमिटिंग को अवॉइड करने के लिए भी क्या दे सकते हैं, न्यूरोलेप्टिक्स दे सकते हैं। जैसे रेडिएशन सिकनेस की वजह से भी होता है, लेकिन वो कैसा होता है, लेस इफेक्टिव रहता है। और कभी कभी मॉर्निंग सिकनेस में भी क्या दे सकते हैं, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ कौन से कंडीशन में दे सकते हैं, इन द हाइपर इमेसिस इन द कौन सा है, ग्रेविडायरम, राइट।
तो ये हमारा कौन सा वाला कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूरोलेप्टिक्स। और उस न्यूरोलेप्टिक में सबसे पहला एग्जांपल कौन सा है, दिस इज द फर्स्ट ड्रग एंड दिस ड्रग इज कॉल्ड एज द प्रोक्लोरपेराजिन। ओके, सो प्रोक्लोरपेराजिन ये एक्चुअली कौन सी ड्रग है, इसको जब हम लोग एंटीसाइकोटिक में पढ़ेंगे then it will be considered as a first generation antipsychotic. Now it is not used as a antipsychotic but it can be used as a anti-emetic. Okay, तो फटक से बताओ सबसे ज्यादा इसका एक्शन कैसे आएगा, by blocking the which receptor, कौन सा वाला रिसेप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रिसेप्टर था, D2 रिसेप्टर। मतलब ये क्या करने वाले हैं, जो हमारा हाँ, तो जो हमारा कौन सा वाला रिसेप्टर है, D2 क्या कहलाता है, रिसेप्टर होता है। D2 रिसेप्टर को क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं। ओके, और ये जो अपना कौन सा है, प्रोक्लोरपेराजिन, इट इज द comes under the category of the phenothiazines. ओके, मतलब ये प्रोक्लोरपेराजिन कौन है, बेसिकली वी कैन कॉल इट एज अ D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग, कौन सा, अभी अभी मैंने नाम बताया ना, दैट इज फिनोथायाजिन। ओके, अब ये एक्शन कैसा देता है वो हम लोग देखते हैं। ये जाके हमारे इंटरनल इनर ईयर में क्या प्रेजेंट रहता है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, लैबिरिंथ। ओके, सो लैबिरिंथ मतलब क्या होता है, हाँ, सिग्नल का जहां से क्या होता है, कंडक्ट होता है। सो वी कैन से इट विल कॉज द लैबिरिंथिन क्या करता है, सप्रेशन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉजिंग द लैबिरिंथिन सप्रेशन। और लैबिरिंथिन सप्रेशन की वजह से, अब मुझे एक बात बताओ, ये लैबिरिंथिन सप्रेशन, ये लैबिरिंथ कहाँ पे होता है, इनर ईयर में, उसके वजह से जो होने वाले हैं वो कौन से, किसके वजह से होते हैं, मोशंस की वजह से, या फिर किसके वजह से, गोल गोल बहुत घूम लिया, मतलब क्या कहलाता है वो, वर्टिगो। ओके, सो मतलब हम लोग इसको कौन सी ड्रग बोल सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड एज द एंटी, क्या कहलाता है, वर्टिगो ड्रग्स। ओके, एंड कौन सा एक्शन आ जाएगी साथ में, एंटी इमेटिक एक्शन, राइट। तो ये वाला हमारा ड्रग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्लोरपेराजिन। ओके, और ये सबसे ज्यादा हाईली इफेक्टिव रहता है जब हम लोग इसको कैसे देते हैं, गिवन बाय द इंजेक्शंस, राइट। तो पहला हमारा पहला एंड ओनली न्यूरोलेप्टिक ड्रग होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो सा है प्रोक्लोरपेराजिन। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्लास ऑफ द ड्रग एंड दैट क्लास इज कॉल्ड एज द प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। ओके, अब ये जो हमारे प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किसको प्रमोट कर रहे हैं, ड्रग जो किसको प्रमोट करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रांजिट। इसका मीनिंग क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिसके वजह से जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होता है वो क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। ओके, और कैसे करते हैं, बाय द इनहांसिंग द कोऑर्डिनेटेड प्रोपल्सिव मोटिलिटी। मतलब अल्टीमेटली ये ड्रग क्या करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक मतलब उसको क्या बोलते हैं, फास्टर, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द फास्टर और फास्टनिंग द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ओके, तो इनको हम लोग बोलते हैं कौन सा ड्रग, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। और ये जो हमारे प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होते हैं, इसमें से कुछ ड्रग्स को हम लोगों ने क्या करके रखा है, एक्सक्लूड करके रखा है। और वो जो एक्सक्लूडेड होते हैं, दैट दिस ड्रग्स आर द दैट इज कोलिनो, क्या कहलाते हैं, माइमेटिक्स। ओके, पहला तो एक होता है कोलिनो माइमेटिक्स एंड जो दूसरा होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी क्या है, कोलिन एस्टरेजेस। ओके, सो एंटी कोलिन एस्टरेजेस को शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, CHES। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज द एंटी कोलिन एस्टरेजेस। ओके, सो ये
कोलिन क्या है, ईस्टरेजेस। अब ये कोलिन ईस्टरेजेस क्या है, एंजाइम है जो किसका डिग्रेडेशन कॉज करते हैं, एसिटिल कोलिन का। ओके, एसिटिल कोलिन का डिग्रेडेशन अगर हो गया तब क्या होगा, वो एसिटिल कोलिन एक्शन नहीं देगा किसके ऊपर, जीआईटी के ऊपर। जीआईटी में कौन रहते हैं, स्मूथ मसल्स, एंड इट विल नॉट कॉज द कॉन्ट्रैक्शन। ओके, लेकिन अगर ये एंटीकोलिनिस्टरेजेस यूज कर दिए, मतलब अब किसकी लेवल बढ़ती जाएंगी, कोलिन, मतलब किसकी एक्शन बढ़ती जाएंगी, एसिटिल कोलिन की। इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स, ओके, एंड इट विल कॉज द कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में से किसको हम लोगों ने एक्सक्लूड करके रखा है, कोलिनोमिमेटिक एंड द एंटी कोलिन एस्टरेजेस। और ये भी क्यों एक्सक्लूड करके रखते हैं, क्योंकि ये जो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या, कौन सी एक्शन बोलेंगे, टॉनिक। ओके, so these are going to produce the tonic effect, and साथ में हम लोग देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन तो कॉज करते हैं, लेकिन कैसा कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो अनकोऑर्डिनेटेड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। तो हम लोगों को ऐसा अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन चाहिए रहता है क्या, नहीं। दैट्स व्हाई वी एक्सक्लूड द क्लास ऑफ ड्रग्स व्हिच आर कॉल्ड एज द कोलिनोमिमेटिक एंड द एंटीकोलिन एस्टरेजेस, राइट। तो ये हो गया है, कहलाता है हमारा क्लास दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। अब ये जो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में सबसे पहला जो ड्रग आता है, इस ड्रग का नाम क्या है, दैट इज मेटोक्लोप्रामाइड। ओके, सो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ये जो मेटोक्लोप्रामाइड होता है, ये बेसिकली होता है सब्स्टिट्यूटेड दैट इज बेंजामाइड, राइट। हाँ, सो बताओ, बेंजामाइड मतलब, हाँ, बेंजीन प्लस अमाइड। मतलब अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो बेंजीन अमाइड मतलब कौन सा है, CONH2। मतलब ये वाला जो इतना जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज बेंजामाइड पार्ट, राइट। सो व्हाट आर द दैट इज मेटोक्लोप्रोमाइड, दिस आर द सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड। और ये जो केमिकली रिलेटेड रहते हैं, हम लोगों ने इसमें पढ़ के रखा था सीवीएस सिस्टम में। ओके, सो बेसिकली दीज आर केमिकली रिलेटेड टू। अब कोई ऐसा क्लास था जिसमें बेंजामाइड था, हाँ, एक ड्रग था, कौन सा वाला, दीज आर कॉल्ड एज द प्रोकेनामाइड। ओके, सो ये जो प्रोकेनामाइड है वो भी कैसा है, बेंजामाइड ही है, राइट। मतलब ये केमिकली तो रिलेटेड है। तो प्रोकेनामाइड सबसे पहले बताओ किस में यूज करते हैं, इन द, हाँ, सीवीएस में तो बोल दिया था, लेकिन किस में यूज करते हैं, एज अ एंटी अरिथमिक ड्रग। ओके, सो प्रोकेनामाइड कौन सी ड्रग हो गई, एंटी अरिथमिक ड्रग। मतलब ये केमिकली किसके साथ में रिलेटेड है, मेटोक्लोप्रामाइड प्रोकेनामाइड के साथ में, बट फार्माकोलॉजिकली रिलेटेड है क्या, नहीं। इसलिए नॉट द फार्माकोलॉजिकली रिलेटेड ड्रग। ओके, तो ये अपना पहला वाला ड्रग है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटोक्लोप्रामाइड। देन इसके दो टाइप के एक्शंस होते हैं। एक एक्शन किस पे रहेगा, जीआईटी पे, और दूसरा एक्शन किसके ऊपर रहेगा, सीएनएस पे। और ऑफ कोर्स सीएनएस पे जाना मतलब कौन सा वाला एक्शन होगा, एंटीमेटिक एक्शन चाहिए, तो ये किसके ऊपर जाके एक्ट हो जाएगा, सीटीजेड पे। एंड ये क्या कॉज करता है, इट इज गोइंग टू ब्लॉक द अपोमॉर्फिन इंड्यूस वोमिटिंग, राइट। क्योंकि अपोमॉर्फिन जाके कहां पे एक्ट हो रहा था, सिटीजेड पे ही। ओके, तो ये वाला पहला एक्शन है। और जब जो हम लोग बात करते हैं किसमें, जीआईटी में, तो जीआईटी में ये जिसका सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो इफेक्ट होता है ना, वो कहाँ पे रहता है, इन द अपर जीआईटी में, जहां पे वो जाके क्या किसको इंक्रीज करता है, गैस्ट्रिक पेरिस्टालसिस को इंक्रीज करता है। लेकिन रिलैक्स किसको करता है, पाइलोरस को एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम, राइट। इसलिए अपन ने क्या बोला है
इसका मोर प्रोमिनेंट एक्शन किसके ऊपर है, इन द अपर पार्ट ऑफ द जीआईटी, और जिसके वजह से अब इसने क्या स्टार्ट कर दिया है, इट इज स्पीडिंग अप द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग। सो ये पहला वाला एक्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटोक्लोप्रोमाइड। सो इस ड्रग के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो बात कौन सी है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड है। ओके, उसके दो एक्शन है, कौन से, एक तो जीआईटी के ऊपर और दूसरा सीएनएस के ऊपर। तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी एक्शन के लिए उसको कोई ना कोई पाथवे चाहिए रहेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मेटोक्लोप्रोमाइड के 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पहला वाला एक्शन कौन सा रहेगा, फर्स्ट एक्शन इज कॉल्ड एज द D2 एंटागोनिस्ट। ओके, क्योंकि अगर तुम लोगों ने D2 को क्या कर दिया, D2 कहाँ पे रहता है, CTZ पे, अगर उसको स्टिमुलेट कर दिया तो देन इट विल गोइंग टू स्टिमुलेट द वोमिटिंग सेंटर एंड कॉज द इमेसिस। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, D2 एंटागोनिस्ट। और D2 एंटागोनिस्ट का इफेक्ट किसके ऊपर है, पहला जीआईटी के ऊपर, जो अभी अभी एक्शन देखा था ना। तो जीआईटी के ऊपर ये मेटोक्लोप्रोमाइड किसका कैसे एक्ट करता है, वो इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को, और साथ में इनहांस करता है किसको, LES टोन। ओके, LES मींस LES लोअर इसोफेजल स्पिंक्चर। ओके, उसके टोन को क्या कर देता है, इनहांस। ओके, और बाय रिलीजिंग द एसिटिलकोलिन रिलीज। ओके, क्योंकि एसिटिलकोलिन जाके किसके ऊपर एक्ट करता है, स्मूथ मसल्स पे ना। ओके, एंड इट विल इंक्रीज द टोन ऑफ द एलियस, राइट। उसके बाद में सेकंड एक्शन होता है, वो किसके ऊपर है, सेंट्रल। और फटक से बता, सेंट्रल में सभी दिमाग में फिक्स बैठ गया होगा, कौन सा, एज अ एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन ऑन द CTZ। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा है, D2 एंटागोनिज्म। अब यहाँ पे दो अपने आगे कौन सा है, 5HT। ओके, 5HT मतलब कौन सा है, सेरोटोनिन रिसेप्टर। लेकिन यहाँ पे अलग अलग नाम दिए वाले हैं ना, मतलब नुस्ता ऐसा ही पढ़ लेंगे या फिर उसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो पता होना चाहिए, तो हमारे जो सेरोटोनिन रिसेप्टर है, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5HT रिसेप्टर है, वो काफी सारे हैं। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी रहते हैं, बट फॉर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस देयर फंक्शन इन द गट, मतलब कहाँ पे है, इन द जीआईटी। तो जीआईटी रिलेटेड कौन से रिसेप्टर है, तो पहला वाला कौन सा रिसेप्टर है, 5HT2A। वो किसके ऊपर कहाँ पे रहता है, इंटेस्टिनल स्मूथ मसल, एंड इट विल कॉज द कॉन्ट्रैक्शन। ओके, दूसरा वाला जो हमारे काम का है, कौन सा, 5HT3। ओके, सो 5HT3 ये जो रिसेप्टर होता है, वो क्या कॉज करता है, इट विल कॉज द फास्ट डिपोलराइजेशन ऑफ द एंटेरिक प्लेक्सस न्यूरॉन्स। ओके, और फिर क्या करता है, इट विल कॉज द रिलीज ऑफ 5HT फ्रॉम द एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स कहाँ पे रहते हैं, these are present in the stomach। ओके, और स्टमक से एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स क्या रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन, और वी कॉल इट एज अ 5HT। वो किसको जाके स्टिमुलेट करता है, वैगस नर्व को। ओके, और वैगस नर्व कहाँ पे चला जाता है, वैगस नर्व कहाँ पे चला जाता है, वोमिटिंग सेंटर को जाके स्टिमुलेट कर देता है। सो 5HT3 दिस विल कॉज द, यहाँ पे इतना याद रखने का, कौन सा, रिलीज ऑफ द 5HT, मतलब कौन है, सेरोटोनिन को ये रिलीज करता है, इसलिए 5HT3 का क्या होगा, एंटागोनिज्म। ओके, मतलब क्योंकि ये अपना मेटोक्लोप्रोमाइड करता क्या है, इमेसिस को क्या करता है, डिक्रीज करता है, मतलब एंटी इमेटिक है। तो ये क्या चाहेगा कि ये रिसेप्टर का काम क्या होता है, सेरोटोनिन को रिलीज करना, तो ये इसको क्या करेगा, एंटागोनिज्म, राइट, याद रहेगा। अब दूसरा वाला जो हमारा रिसेप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज द 5HT4। ओके, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, लोअर इसोफेजियल स्पिंक्चर का। ये क्या कॉज करता है, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इंटेरिक प्लेक्सस में से क्या रिलीज कराता है, एसिटिलकोलिन,
और उसकी वजह से क्या होता है, पेरिस्टालसिस इंक्रीज होता है और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में क्या इंक्रीज कराता है, सिक्रेशन। और फोर्थ वाला है दैट इज द 5-HT1, ये क्या कॉज करता है, कॉज द डिपोलराइजेशन ऑफ द एंटेरिक प्लेक्सस न्यूरॉन्स। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे फिर से चले जाएंगे, कौन से है, तो 5-HT4 कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, मुझे पता है भूल गए। ओके, 5-HT4 कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर्स का क्या कॉज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, एंटेरिक प्लेक्सस, हाँ मतलब क्या कॉज करता है, पेरिस्टालसिस। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे, तो पहला वाला कौन सा है, इट इज द 5-HT4, कौन सा है, अगोनिज्म। ओके, मतलब 5-HT4 का अगोनिस्ट, ओके, एंड 5-HT3 का एंटागोनिस्ट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सो 5-HT4 का क्या है, अगोनिस्ट, तो ये हमारा 5-HT4 रिसेप्टर होता है, वो क्या कॉज कर रहा है, एक्टिवेशन कॉज करता है, और वो भी किसका एक्टिवेशन कॉज कर रहा है, कहाँ पे, ऑन द प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम। हम लोग ऑलरेडी ये इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वाया द एक्साइटेटरी इंटर न्यूरॉन से, राइट। तो ये, और साथ में ये कहाँ पे हो रहा है सारा का सारा, जीआईटी में। ओके, तो ये क्या रिलीज करता है, enhance the acetylcholine release from the माइंटेरिक मोटर न्यूरॉन्स। ओके, तो जब भी हम लोग बात करेंगे कौन से वाले हैं, दैट इज माइंटेरिक मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स, ये बेसिकली होते क्या है, जैसे यहाँ पे भी ये नाम आया है ना, माइंटेरिक इंटर न्यूरॉन्स। ओके, तो ये होते क्या है, जैसे हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, इंटेस्टाइन के अलग अलग लेयर से। ओके, उसमें एक कौन सी लेयर है, स्मूथ मसल्स की लेयर है, और वो जो स्मूथ मसल की लेयर होती है, दैट लेयर इज बेसिकली मेड अप ऑफ द 2 लेयर्स। ओके, कौन सा होता है, सो आउटर में, ओके, आउटर में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ओके, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना अपन। सो आउटर में कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, उसके बाद में इनर में कौन सा होता है, इनर में कौन सा होता है, सर्कुलर। और इन दोनों का मिला के क्या बनता है, सॉरी, दोनों का मिला के कौन सा वाला लेयर बनता है, स्मूथ मसल लेयर। ओके, सो स्मूथ कौन सा है, मसल लेयर होता है, और वो स्मूथ मसल लेयर कहाँ का है, ऑफ द इंटेस्टाइन, राइट। अब ये जो हमारा माइंटेरिक मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इन दोनों के कहाँ पे, बीच में प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पे जो प्रेजेंट रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइंटेरिक न्यूरॉन्स, राइट। इतना समझ में आ गया। फिर जाहिर सी बात है ये क्या करते करते होंगे, इट दिस आर गोइंग टू कॉज द contraction. Okay, so 5-HT4 agonism, this is going to cause the release of acetylcholine from the neurons. उसके वजह से क्या हो जाएगा, there will be the contraction. Okay, और उसके वजह से ही क्या हो रहा है, there is peristaltic movements. क्लियर हो गया दिमाग में। ओके, उसके बाद में अब दूसरा वाला कौन सा है, 5-HT3 एंटागोनिज्म। जब कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, एट द हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये जो ड्रग है वो किसको ब्लॉक कर देता है, 5-HT3 रिसेप्टर, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेम, दैट इज माइंटेरिक इंटर न्यूरॉन्स, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं, कहाँ पे नहीं, एंड उसमें। ओके, सो एक तो कहाँ का, माइंटेरिक इंटर न्यूरॉन्स को क्या कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं, एंड जो 5-HT3 और कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इन द एनटीएस एंड द सीटीजेड, तो इनको भी क्या कर देते हैं, ये इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्टिमुलेशन नहीं होगा, स्टिमुलेशन नहीं होगा तो वोमिटिंग रिफ्लेक्सेस नहीं आएंगे। तो ये जो हमारा मेटोक्लोप्रोमाइड है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कितने हैं, 3। पहला वाला कौन सा, D2 एंटागोनिज्म, सेकंड 5-HT4 अगोनिज्म, एंड तीसरा 5-HT3 एंटागोनिज्म। हम लोगों ने डिटेल में क्यों डिस्कस किया, बिकॉज इट इज कंफ्यूजिंग। ओके, अगर कंफ्यूजिंग है तो अच्छे से पढ़ना है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा तो अपन फटाफट फटाफट खत्म कर देते हैं, राइट। अब उसके बाद में फिर उसके हम लोग फटाफट क्या देख लेते हैं, यूजेस। ओके, तो एंटी इमेक्टिक कहाँ पे है, अलग अलग टाइप के वोमिटिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव हो गया, फिर ड्रग इंड्यूस हो गया, देन डिसीज एसोसिएटेड हो गया। ओके, और स्पेशली डिसीज एसोसिएटेड मतलब स्पेशली एसोसिएटेड विद द माइग्रेन, जाते जाते खरीद के नहीं लेके जाने का। ओके, बिकॉज व्हाट इज दिस, न्यूरोलेप्टिक है, प्रोकाइनेटिक है। ओके, हाँ। देन दूसरा वाला उसका एक्शन कैसा होता है, गैस्ट्रो काइनेटिक में भी यूज होता है, मतलब गैस्ट्रिक एम्पटिंग को अगर इंक्रीज करना है। अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग कब चाहिए होता है, जब कुछ टेस्ट वगैरह करने के होते हैं या ऑपरेशंस करने का होता है, तब जीआईटी कैसा चाहिए, क्लियर चाहिए रहता है। मतलब जब इमरजेंसी जनरल एनेस्थीसिया देने का रहता है और पेशेंट ने क्या खाया वाला है, फूड लेस देन 4 आवर्स बिफोर। ओके, मतलब डॉक्टर्स अपने को क्या बता के रखते वो टाइम पे, खाना नहीं खा के आने का, ये बता के रखते ना, फिर भी किसी ने मस्ती करके खा ही लिया तो देख क्या दे देंगे, मेटोक्लोप्रोमाइड। ओके, उसका क्या इंक्रीज हो जाएगा, पेरिस्टालसिस इंक्रीज हो जाएगा एंड इवैक्यूएशन ऑफ बॉयल। ओके, मतलब और उसके बाद में जैसे जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, और काय के लिए यूज होता है, दैट इज रिलीव द पोस्ट वैगोटॉमी। ओके, ये वर्ड आप लोगों ने यहाँ पे आ तो गया है, लेकिन पोस्ट वैगोटॉमी का मीनिंग क्या होता है, वैगस नर्व। ओके, वैगस नर्व काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिड सिक्रीशंस के लिए। ओके, जब बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है और बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन होता है वैगस नर्व से, देन इट इज पार्शियली और कंप्लीटली रिमूव्ड एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पोस्ट वैगोटॉमी। या फिर दूसरी कंडीशन होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस। डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस में जो डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं उनमें जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट रहता है वो बहुत ही कम रहता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक स्टेसिस। ओके, तो इनके लिए भी हम लोग क्या देंगे, प्रोकाइनेटिक एज अ गैस्ट्रो काइनेटिक। ओके, और जो डिओडिनल इंट्यूबेशन होता है उसको भी फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग ये ड्रग देते हैं। या फिर तीसरा यूज होता है इन द डिस्पेप्सिया और अदर डिसऑर्डर्स में। ओके, तो जो परसिस्टेंट हिकअप्स होते हैं, मतलब क्या है, हिचकियां लगना। ओके, ऐसे नॉर्मल हिचकियां लगी तो कोई तो भी याद कर रहा है, ऐसा ही बोलते हैं ना, लेकिन जब बहुत ज्यादा होता है, परसिस्टेंट कंटिन्यूस चलते रहता है, उसके लिए भी यूज करते हैं। या फिर जो माइल्ड केसेस ऑफ कौन सा है, जीआरडी। ओके, मतलब रिफ्लक्स डिसीजेस। ओके, तो उसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड, राइट। तो अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला, तो ये हमारी कौन सी नंबर की ड्रग थी, फर्स्ट। ओके, फर्स्ट और सेकंड, ये कौन सी थी, फर्स्ट। ओके, अभी कौन सा वाला है हमारा, दिस वन इज द सेकंड वन, एंड ये काफी फेमस है, कौन सी है, डोमपेरिडोन। ओके, वो किसके साथ में देते हैं, एंटासिड के साथ में हमेशा आप लोगों को प्रेजेंट दिखता है ना डोमपेरिडोन। सो डोमपेरिडोन के बारे में भी देखते हैं। डोमपेरिडोन क्या है, दिस इज द D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओके, तो ये भी जो रहता है, इट इज केमिकली, ये कैसा है, रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू द हैलो पेरिडोल। ओके, सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिडोल के साथ में ये रिलेटेड है, कैसा, केमिकली। ओके, और फिर फार्माकोलॉजिकली नॉट रिलेटेड। ओके, सो फार्माकोलॉजी लॉजिकली रिलेटेड विद द किसके साथ में, मेटोक्लोप्रामाइड। ओके, सो दैट इज द मेटोक्लोप्रामाइड। ओके, अब इसकी जो एंटीएमेटिक एक्शन आती है डोमपेरिडोन की, वो भी क्या किसके थ्रू आती है, थ्रू द CTZ। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, CTZ ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर रहता है या फिर बाहर रहता है, आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसके वजह से अब ये जो अपना डोमपेरिडोन है उसकी तो पुअर एंट्री रहती है किसमें, CNS में। तो CNS में अगर एंट्री पुअर है, मतलब ये किसको ब्लॉक नहीं कर पाता है, जो कौन से वाले हैं, लियोडोपा एंड द ब्रोमोक्रिप्टिन, जिसको कहाँ पे यूज किया जाता है, पार्किंसोनिज्म में, बिकॉज दे पास द
ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, तो थेरापेटिक इफेक्ट उनका तो कॉज नहीं करता, बट कौन सी एक्शन देता है? एंटी इमेटिक इफेक्ट। लेकिन ये काउंटरैक्ट करता है वो कौन सा है? डोज लिमिटिंग इमेटिक एक्शन को। मतलब ये ड्रग्स देने के बाद में क्या कॉज होता है? साइड इफेक्ट, एज ए साइड इफेक्ट इमेसिस। ओके, तो ये खुद क्या पास नहीं करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर पास नहीं करता। देन वी कैन गिव इट, ओके, टू अवॉइड द that is dose limiting emesis caused by these two drugs। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला है? दिस इज द डोमपेरिडोन। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वाला ड्रग है, दिस इज द प्रोकाइनेटिक ड्रग, और इसका भी नाम कौन सा है? सिसाप्राइड, राइट। तो ये जो हमारा, हाँ, कौन सा वाला है? सिसाप्राइड होता है। ये जो सिसाप्राइड होता है ये भी कौन सा डेरिवेटिव है? दिस इज ऑल्सो द बेंजामाइड डेरिवेटिव। ओके, और या इसके पास में भी कौन सी एक्टिविटी है? प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी, लेकिन लिटल एंटीमेटिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके पास में क्या नहीं रहता है? इट लैक्स द D2 रिसेप्टर एंटागोनिज्म। ओके, सो D2 क्या कहलाता है? रिसेप्टर एंटागोनिज्म को ये क्या करता है? लैक करता है। अब एक बार इसको अच्छे से याद रखने का है, ये अपना ड्रग कौन सा है? सिसाप्राइड। ओके, उसका कौन सा वाला एक्शन है? प्रोकाइनेटिक है, लेकिन उसकी एंटी एमेटिक एक्शन कैसी है? कम है। ओके, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ D2 रिसेप्टर का वो एंटागोनिज्म नहीं करता है। तो ये उसकी इफेक्ट भी किसके जैसे है? दैट इज मेटोक्लोप्रामाइड के जैसा है। मतलब गैस्ट्रिक एम्पटिंग क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एलियस का टोन क्या हो जाएगा? इंप्रूव। ओके, और जो अपना कौन सा है? इसोफेगल का पेरिस्टासिस इंक्रीज हो जाता है। ऑगमेंटेड का मीनिंग क्या होना है? इंक्रीज होना। ओके, और लेकिन इसको क्या किया गया है? इंडिया में बैन किया गया है 2011 में। बिकॉज वाई? serious ventricular arrhythmia and sometimes it may lead to the death। okay, इसलिए सिसाप्राइड एज अ, सिसाप्राइड कैसा है? इट इज द बैन इन इंडिया। मतलब पढ़ तो लिया और एंड में क्या बोला है? इट इज बैन। ओके, देन दूसरा वाला जो हमारा ड्रग है, कितना नंबर का ड्रग है? इट इज द फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर का ड्रग कौन सा वाला है? दिस इज द मोसाप्राइड। ओके, ये किसके बाद में आया है? सिसाप्राइड के बाद में। मतलब इसकी भी कौन सी एक्शन है? गैस्ट्रोकाइनेटिक एंड द एलियस टोनिक एक्शन। मतलब ये किसका टोन इंप्रूव कर रहा है? लोअर इसोफेजियल स्पिंक्चर का क्या करता है? ये टोन को क्या कर रहा है? इंक्रीज करता है। डिक्रीज का अगर करता रहा तो आप लोग क्या चाहिए? जो स्पिंक्चर होता है, ओके, उसका टोन अच्छे से रहे, मतलब वो फर्म रहे, या फिर वो रिलैक्स वाला रहे। रियली रिलैक्स रहा तो इजीली इमेसिस कॉज हो जाएगा। ओके, सो दिस टोन शुड बी इंक्रीज। ओके, और इसके दो एक्शन रहते हैं, और वो भी एक कहलाता है हमारा मेजर और दूसरा कहलाता है हमारा माइनर। सो इसकी जो मेजर एक्शन आती है that is by the 5HT4। अब अगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट? वेरी गुड। ओके, सो 5HT4 व्हाट? अगोनिस्ट। यही हमारा बहुत दिमाग खाते रहता है, और इसी को बोलते हैं फार्माकोलॉजी में क्या होना? कंफ्यूजन। ओके, एक बार क्लियर रहा तो कंफ्यूजन होता है क्या? नहीं। और फिर दूसरा वाला कौन सा रहेगा? 5HT3 कौन सा है? एंटागोनिज्म। ओके, सो 5HT3 क्या है? एंटागोनिज्म, राइट। तो इस तरीके से ये कौन से एक्शन देता है? हमारे गैस्ट्रोकाइनेटिक एंड द एलियस टोनिंग एक्शन देता है। ओके, और किसके वजह से है ये? इन दोनों की वजह से। पहला मेजर एक्शन किसकी वजह से है? एज अ 5HT4 अगोनिस्ट, एंड माइनर एक्शन 5HT4 एंटागोनिस्ट होता है। ओके, ये सिसाप्राइड की जगह से जैसे ही। ओके, अब नो क्लिनिकली यूजफुल एंटीमेटिक एक्शन। ओके, एंड डज नॉट प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा पिरामिडल और द हाइपरप्रोलैक्टेमिक साइड इफेक्ट। ओके, फिर इसके साइड इफेक्ट कौन से रहते हैं? फिर डायरिया, एब्डोमिनल पेन। ओके, क्या है?
हेडेक, तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला ड्रग है, मोसाप्राइड। एंड फिर फिफ्थ भी ड्रग आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इटोप्राइड, राइट। तो ये जो हमारा इटोप्राइड होता है, ये इसमें भी कौन सा एक्शन है हमारी, D2 एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन, ओके। और दूसरी वाली एक्शन कौन सी है, एंटी CHE, मतलब एंटी कोलिन इस्टरेज, मतलब ये एसिटिल कोलिन को क्या कर रहा है, इनहांस कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसिटिल कोलिन पोटेंशिएटिंग एक्टिविटी। मतलब क्वेश्चन में कैसा भी आ सकता है, ओके। क्या हो सकता है, एंटी कोलिन इस्टरेज, ओके। बाद में हाँ, एसिटिल कोलिन प्रोमोटर, ओके। दोनों भी बातें कैसी हो गई इस केस में, सेम, राइट। तो लेकिन उसकी एफिनिटी बहुत ही कम रहती है किसके साथ में, 5-HT4 रिसेप्टर के लिए, ओके। अब अगर इसने D2 मतलब D2 एंटी डोपामिनर्जिक है, मतलब ये क्या ब्लॉक करेगा, सिग्नल्स, ओके। कहां से, CTZ से, ओके। मतलब CTZ को क्या नहीं होने देगा, वो स्टिमुलेट, ओके। उसके बाद में दूसरा वाला कौन सा है हमारा, एंटी कोलिन स्टेरेजेस। ये क्या करते हैं बताओ, अगर एंटी कोलिन स्टेरेजेस है, वो किसका डिक्रीज कर रहे हैं, कोलिन स्टेरेजेस को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। उसके वजह से कौन इंक्रीज हो रहा है, ACH, दैट इज एसिटिल कोलिन। ये एसिटिल कोलिन कहां पे जा रहा है, स्मूथ मसल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। सो दिस विल स्टिमुलेट द स्मूथ, क्या कहलाते हैं, मसल्स, ओके। अब ये इसकी वजह से इसकी जो बेसिक प्रोकाइनेटिक एक्शन है वो किससे डिफरेंट है, सीसाप्राइड एंड द मोसाप्राइड, ओके। तो ये हो गया। अब देखो सीसाप्राइड में, ये सीसाप्राइड में कौन सा वाला है, इट लैक द D2 रिसेप्टर लैक है, ओके। सेकंड, इसमें भी मोसाप्राइड में कौन से किसकी वजह से एक्शन आ रहे हैं, 5-HT4। इसमें ये दोनों भी है क्या, पहला सीसाप्राइड का कौन सा था, D2, ओके। देन मोसाप्राइड का कौन सा था, 5-HT4। मतलब ये उधर ही है, मतलब कौन सा, प्रोकाइनेटिक ही है, लेकिन इसके पास में D2 भी है और कौन सी एक्शन है, एंटी कोलिनेस्टेरेजेस वाली भी, इसलिए उसकी एक्शन डिफर करती है किससे, सीसाप्राइड एंड मोसाप्राइड से, राइट। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला है, इटोप्राइड, राइट। तो इस तरीके से हमारे ये कौन से ड्रग्स कहलाते हैं, दिस आर द प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, राइट। उसके बाद में आज हम लोग देखेंगे ये कौन सा वाला ड्रग है, दिस इज द 5-HT3, क्या है, एंटागोनिस्ट, जिसमें पहला ड्रग कौन सा होता है हमारा, ओनसेट्रॉन, ओके। एक बार फिर से फटाफट, 5-HT2A, क्योंकि अपन क्या पढ़ने वाले हैं, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ओके। सो 5-HT3 मतलब क्या करता है, इट इज कॉज द रिलीज ऑफ द 5-HT मतलब कौन होता है, सीरोटोनिन। अब ये सीरोटोनिन का रिलीज हुआ और वो जाके किसको स्टिमुलेट करता है, नर्व्स को, ओके। एंड इट विल कॉज द इमेसिस, ओके। तो अपन क्या करेंगे, इसको रिलीज कराने देंगे क्या, नहीं। अगर रिलीज नहीं कराने देगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या यूज करेंगे, एंटागोनिस्ट, एंड दिस आर कॉल्ड एज द 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ओके। जिसमें सबसे पहला कौन सा है हमारा, ओंडेनसेट्रॉन। तो ओंडेनसेट्रॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे बताओ, सो इट इज गोइंग टू ब्लॉक द, कौन सी एक्शन है, depolarizing, okay, so depolarizing action of the 5-HT, right। तो और जिसके वजह से अब ये 5-HT की कौन सी एक्शन को ब्लॉक कर रहा है, वो डिपोलराइजिंग एक्शन, जो किसके पास में रहती है, जो किसके पास में रहता है, न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं, ओके। एफरेंट और क्या रहता है, इफरेंट, ओके। एफरेंट मींस, ऑर्गन से, हाँ बताओ बताओ, ऑर्गन सॉरी जो ब्रेन सेल है वहां से ऑर्गन की तरफ, और इफरेंट बोल दो, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड, ओके। सो ये एक बार क्लियर करके रखने का, व्हाट आर एफरेंट एंड व्हाट आर
इफरेंट। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कहाँ पे रहते हैं, 5HT रिसेप्टर होते हैं, वो कहाँ पे रहेंगे, दिस आर द वैगल, क्या कहलाते हैं, एफरेंट, क्योंकि अंदर की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो दिस आर द ऑन द वैगल एफरेंट एंड, और किसके ऊपर पास में रहते हैं, दैट इज NTS एंड द CTZ। ओके, ये NTS मतलब क्या था, वो रिले स्टेशन था किसका, न्यूरॉन्स का बने वाला, राइट। अब नॉर्मली क्या होता है, जो ये अपने साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या फिर क्या होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नॉशिया एंड वोमिटिंग। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय कॉजिंग द सेल्यूलर डैमेज। ओके, सेल्यूलर डैमेज की वजह से क्या रिलीज होता है, मेडिएटर्स, जिसमें कौन इंक्लूड रहता है, 5HT, और कहा से, इंटेस्टिनल म्यूकोसा से। ओके, जिसकी वजह से 5HT की वजह से किसका एक्टिवेशन होता है, वैगल एफरेंट का। ओके, और ये कहाँ पे भेजता है, इमिटोजेनिक इंपल्सेस टू द NTS एंड द CTZ। तो यहाँ पे हमारा कौन है, वी हैव द ओंडनसेट्रॉन। ये इसी इंपल्सेस को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ओके, और वो भी कहाँ पे, देयर ओरिजिन पे, और उसके सेंट्रल रिले पे, मतलब कहाँ पे है, NTS पे, एंड कहाँ पे है, CTZ पे ब्लॉक कर देता है। दिस इज द एक्शन ऑफ द ओंडनसेट्रॉन। लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट भी रहते हैं। कौन से है, हेडेक होता है, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया एंड द एब्डोमिनल व्हाट, डिस्कम्फर्ट। ओके, उसके बाद में हमारे और भी जो कुछ 5HT3 एंटागोनिस्ट है, उनके बारे में अभी हम लोग फास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया है। क्योंकि ये क्या करते हैं, 5HT3 रिलीज ऑफ द 5HT। ओके, उसको इसलिए ब्लॉक करने का है, तो क्या चाहिए, एंटागोनिस्ट। मतलब सबका मैकेनिज्म अभी दिमाग में फिक्स हो गया है। तो फिर अभी सीधा ड्रग्स के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। एक ड्रग है दैट इज कॉल्ड एज द ओंडनसेट्रॉन, के बाद में कौन सा है, ग्रेनिसेट्रॉन। ये 10 टाइम्स क्या रहता है, मोर पोटेंट है, और इसका प्लाज्मा टी हाफ भी लॉन्गर होता है, इसलिए उसको कैसे देते हैं, ओनली ट्वाइस, और वो भी ऑन द डे ऑफ द कीमोथेरेपी। ओके, क्योंकि वोमिटिंग किससे इंड्यूस होती है, कीमोथेरेपी से वोमिटिंग इंड्यूस होती है, दैट्स व्हाई वी कैन गिव द ग्रेनिसेट्रॉन। और उसका जो साइड इफेक्ट का प्रोफाइल भी है, वो किसके जैसा है, ओंडनसेट्रॉन के जैसा। नेक्स्ट ड्रग कौन सा है, इट इज कॉल्ड एज द दैट इज पैलोनोसेट्रॉन। ओके, उसकी हाई एफिनिटी रहती है 5HT3 रिसेप्टर पे, उसका भी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, मतलब एलिमिनेशन हाफ लाइफ कैसी होती है, 40 आवर्स की। ओके, और यहाँ पे ये एक ही ड्रग है इस क्लास की जो काय के लिए अप्रूव करके रखा है US FDA ने, दैट इज CINV। CINV मीन्स कीमोथेरेपी इंड्यूस नॉशिया एंड द वोमिटिंग, राइट। तो मतलब US FDA ने अप्रूव की वाली कौन सी ड्रग है जो 5HT3 एंटागोनिस्ट है, दैट इज पैलोनोसेट्रॉन। मतलब जो लोग कीमोथेरेपी लेते हैं उसके लिए वोमिटिंग को रोकने के लिए 5HT3 एंटागोनिस्ट एक ही US FDA अप्रूव्ड है, दैट एंड दैट ड्रग इज कॉल्ड एज द पैलोनोसेट्रॉन। दिस इज द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ओके, और यहाँ पे जो रिपीटेड साइकिल्स रहती है कीमोथेरेपी की, उसमें भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अप्रूव्ड, राइट। उसके बाद में हमारा फोर्थ वाला जो ड्रग है, इस ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं, रैमोसेट्रॉन, राइट। ये रैमोसेट्रॉन भी क्या है, पोटेंट 5HT3 एंटागोनिस्ट, जो जापान में डेवलप हुआ है, बट ये वेस्टर्न कंट्रीज में यूज नहीं होता है, राइट। अब इसके जो जनरल प्रॉपर्टीज है, सिमिलर किसके जैसा है, ओंडनसेट्रॉन के, और वो भी किस में यूज होता है, कीमोथेरेपी इंड्यूस नॉशिया एंड वोमिटिंग। ओके, शॉर्टकट याद रहेगा, कीमोथेरेपी इंड्यूस नॉशिया एंड वोमिटिंग, और डोज सिर्फ कितना लगता है, 0.3 mg IV, राइट। और बिफोर क्या कीमोथेरेपी देते हैं। ओके, और रिपीट कैसे, ओनली वंस अ डेली, राइट। सो दिस इज द रैमोसेट्रॉन।
राइट। उसके बाद में एक नेक्स्ट क्लास आता है, उसको क्या बोलते हैं, NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, राइट। अब ये NK1 रिसेप्टर क्या होता है, पहले ये सारे तो रिसेप्टर पता तो नहीं है ना, जितने जितने काम के वो फटक से हम लोग ब्रीफ इसका इंट्रो देख लेते हैं। ये जो हमारे NK1 रिसेप्टर होता है, वो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर, ओके। और ये कहाँ पे मिलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और किसमें, सिटीजेड एंड एनटीएस में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी रहते हैं। बट हमारे लिए फिलहाल में हम लोग किसके ऊपर ध्यान देंगे, सिटीजेड एंड द एनटीएस। और ये रिसेप्टर रहते हैं किसके लिए, फॉर द सब्सटेंस क्या है, पी, ओके। और ये सब्सटेंस पी क्या होता है, सब्सटेंस पी इज बेसिकली द न्यूरो ट्रांसमीटर, ओके। जैसे एसिटिल कोलिन है ना, वैसा ही सब्सटेंस पी भी कौन है, इट इज ऑल्सो द न्यूरो ट्रांसमीटर, ओके। तो इसकी वजह से भी काफी सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अफेक्ट होते हैं और प्रोसेसेस अफेक्ट होती है। जब ये सब्सटेंस पी कहाँ पे जाके बाइंड होता है, बाइंड विद द NK1 रिसेप्टर, ओके। तो कौन एक्टिवेट हो गया, हमारा NK1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। और ये अगर एक्टिवेशन होता है NK1 रिसेप्टर का, देन देयर विल बी द एक्टिवेशन ऑफ द कौन से रिफ्लेक्सेस है, वोमिटिंग, वोमिटिंग क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सेस, राइट। तो NK1 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट हो गए तब क्या होगा, वोमिटिंग कॉज होगा, ओके। और वो किसकी वजह से एक्टिवेट होते हैं, सब्सटेंस पी के वजह से। इसलिए अब अपन क्या ढूंढेंगे, NK1 रिसेप्टर का क्या ढूंढेंगे, एंटागोनिस्ट, एंड उसका एक ही एंटागोनिस्ट है, ओनली एंड ओनली वन, दैट इज द एप्रेपिटेंट, ओके। सो दैट इज द एप्रेपिटेंट जो सिलेक्टिव है और हाई एफिनिटी NK1 रिसेप्टर का कौन है, एंटागोनिस्ट। अब ये किसको जाके ब्लॉक करेगा, बिल्कुल आसान है, ओके। किसको जाके ब्लॉक्स करेगा, सब्सटेंस पी के कौन से एक्शन को, एंटी इमेटिक एक्शन को, ओके। और उसका थोड़ा सा इफेक्ट किसके ऊपर रहता है, 5-HT3 एंड D2 रिसेप्टर्स पे भी, क्योंकि ये सारे किसके पास में प्रेजेंट है, सिटी जेड के पास में, ओके। तो बताओ सिटी जेड के पास में कौन से रिसेप्टर है, डोपामाइन रिसेप्टर, सेरोटोनिन रिसेप्टर मतलब 5-HT रिसेप्टर, तीसरा एसिटिलकोलिन रिसेप्टर, और सब्सटेंस पी के रिसेप्टर मतलब कौन सा है, कौन सा है, NK1 रिसेप्टर। अभी दिमाग में कंप्लीट क्लियर हो गया, ओके। अब उसके वजह से जो गैस्ट्रोस्टिनल मोटिलिटी होती है वो अफेक्ट नहीं होती है, ओके। तो ये कहलाते हैं हमारे NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और लास्ट वाला क्लास बचा है, और वो क्लास कौन सा है, एडजुवेंट एंटी इमेटिक, ओके। अब ये जो एडजुवेंट एंटी इमेटिक का मतलब क्या होता है, जो दूसरे एंटी इमेटिक्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, हेल्प करने के लिए जो एंटी इमेटिक यूज करेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजुवेंट एंटी इमेटिक। तो इनकी प्राइमरी एक्शन इमेसिस है क्या, नहीं, उनकी सेकेंडरी एक्शन कौन सी है, इमेसिस, और उनको साथ में यूज कर सकते हैं, जिसमें का सबसे पहले कौन से है, हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओके। अब ये जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, दे विल पार्टली एलिवेट द नॉशिया एंड वोमिटिंग, ओके। और इसलिए उसको काय के लिए यूज किया जाता है, जो इफिकेसी रहती है अदर प्राइमरी एंटी इमेटिक ड्रग्स उनको इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मतलब सीधा सीधा क्या है, किसके साथ में दे रहे हैं हम लोग इनको, प्राइमरी एंड इमेटिक नहीं है, कौन से, विद द प्राइमरी एंटी इमेटिक के साथ में देते हैं। जैसे कौन सा था प्राइमरी एंटी इमेटिक, मेटोक्लोप्रोमाइड एंड द ऑन्डेंसेट्रॉन के साथ में देते हैं, ओके। अब इसका जो एक्शन रहता है दैट विल, इसका बेसिस क्या है, बिकॉज ऑफ द एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, क्योंकि ये कौन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब एक्चुअली कौन सा एक्शन रहता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है। जब बहुत आप लोगों को सर्दी खांसी बहुत ज्यादा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब लास्ट वाला ऑप्शन रहता है कौन सा है, दैट इज स्टेरॉइड्स देना, ओके। स्टार्टिंग में देते हैं क्या डॉक्टर्स, नहीं, ओके।
तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, वो उनका काम रहता है रिड्यूस करना सर्टन साइड इफेक्ट्स ऑफ द प्राइमरी एंटी इमेटिक्स का। ओके, तो ये दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडजॉइंट एंटी इमेटिक। सेकेंड वाला कौन सा है हमारा, दीज आर द सेकंड वाला कौन सा है, बेंजोडायजेपाइंस। ओके, कौन सा ड्रग है, अगेन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में आते हैं। ओके, इसकी भी कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, वीक एंटी इमेटिक प्रॉपर्टी रहती है। ओके, और प्राइमरी मतलब उसका एक्शन किसके ऊपर रहता है, दैट इज ऑन द सिडेटिव एक्शन। तो उसको एज अ एडजुवेंट किसके साथ में यूज करते हैं, मेटोक्लोप्रोमाइड, ऑन्डेंसेट्रॉन, डायजेपाम, देन लोराजेपाम। तो ये करते क्या है वहां पे जाके, दीज आर गोइंग टू रिलीव द साइकोजेनिक कंपोनेंट्स को रिलीव करते हैं, देन एंटीसिपेटरी वोमिटिंग। ओके, उसके बाद में एमनेशिया प्रोड्यूस करते हैं फॉर द अनप्लीजेंट प्रोसीजर्स। ओके, अगर ट्यूबिंग चालू है तब क्या आते हैं, वोमिटिंग के रिफ्लेक्सेस आते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड एज द अनप्लीजेंट प्रोसीजर्स। ओके, तो ये हो गया बेंजोडायजेपिन्स। उसके बाद में तीसरा आता है हमारा कौन सा है, दीज आर द कैनाबिनॉइड्स, राइट। तो ये कैनाबिनॉइड्स मतलब क्या होते हैं, कैनाबिनॉइड्स मतलब कहाँ से मिलने वाले हैं, कैनबिस से। ओके, और वहां पे जो हमारा कौन सा वाला है, पहला वाला, इट इज कॉल्ड एज द THC, दिस इज कॉल्ड एज द टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। ओके, ये एक्टिव प्रिंसिपल है किसका, कैनबिस इंडिका का। ओके, और इसके पास में कौन सी एक्टिविटी रहती है, एंटी इमेटिक एक्टिविटी। ओके, जो कब कॉज होती है, मतलब वो भी कब यूज करते हैं, when using the imetogenic chemotherapy। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज द THC, दैट इज टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। और ये किसके थ्रू एक्ट करता है, देयर आर रिसेप्टर विच इज कॉल्ड एज द CB1 सब टाइप ऑफ रिसेप्टर। ओके, ये किसका रिसेप्टर है, इट इज द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, जो कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूरॉन्स, और वो भी कहाँ पे है, इन द CTZ एंड द वोमिटिंग सेंटर। एंड लास्ट आज की हमारी ड्रग बची वाली है, और वो कौन सी है, दिस इज द फोर्थ वन, दैट इज द ड्रोनाबिनॉल। ओके, ये भी क्या है, प्योर कौन सा है, टेट्रा हाइड्रो, हाँ अभी फुल फॉर्म बताओ, अभी पढ़ा ना, टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल, जो कैसे प्रोड्यूस की गई है, सिंथेटिकली। ओके, और उसको भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव एंटीमेटिक। लेकिन ऐसे एज नेम इंडिकेट, ओके, सो ये किसके ऊपर एक्ट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, इसलिए साइड इफेक्ट क्या हो जाता है, हेलुसिनेशंस, ओके, डिसओरिएंटेशन, देन सम सेंट्रल सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट, और इससे क्या हो सकता है, एडिक्शन। मतलब लिया काय के लिए था, वोमिटिंग रिलीव करने के लिए, अब रोज लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और एक है जो कैनाबिनॉइड ही है, तीसरा वाला कैनाबिनॉइड। ओके, जो कौन सा है, नेबिलॉन। ओके, तो कैनाबिनॉइड कौन से है, पहला कौन सा वाला है, THC, दूसरा वाला कौन सा है, ड्रोनाबिनॉल। ओके, और तीसरा वाला कौन सा है, नेबिलोन। सो इस तरीके से हमारे कौन से खत्म होते हैं, these are called as the anti-emetic drugs। तो अभी एंटी इमेटिक ड्रग्स का ओवरऑल अगर हम लोग लास्ट में क्या देखते हैं, रिव्यू, मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है, एंटीकोलिनर्जिक, हायोसिन एंड द डाइसाइक्लोमाइन। अभी जैसे जैसे नाम आएगा दिमाग में फटाक से उसका क्या पिक्चर आना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फटाक से बताओ कौन सा, D2, हाँ हाँ, कौन मतलब एक करता क्या है, हाँ नाम ही दिया गया है, एंटी कोलिनर्जिक। ओके, मतलब हाँ डिक्रीज करता है या एक्शन कम कर देता है, हाँ। ओके, सो हाँ, जिसकी वजह से किसका रिलीज नहीं होता है, एसिटिल कोलिन का, एंड दैट्स व्हाई अवॉइड द स्मूथ मसल के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, देन सेकंड वाला कौन सा है, H1 एंटी हिस्टामिनिक्स। तीसरा वाला कौन सा है, न्यूरोलेप्टिक्स। ओके, दीज आर द D2 ब्लॉकर्स। ओके, तीसरा वाला, सॉरी फोर्थ वाला कौन सा है,
प्रोकाइनेटिक्स। फिफ्थ वाला 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंड सम आर द एडजुवेंट्स। ओके, बहुत सारे रिसेप्टर देखे ना अपन ने, कौन से डोपामाइन, एसिटिलकोलिन, ओके, देन सेरोटोनिन, और उसमें भी अलग अलग थे। ओके, सब्सटेंस पी रिसेप्टर नहीं बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे, NK1 रिसेप्टर फॉर द सब्सटेंस पी। और 5-HT के भी GIT वाले देखे, अभी तक CNS वाले कहाँ पे आएंगे, वो CNS में आएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा डिस्कस किया है, GIT रिलेटेड। मतलब 5-HT3 अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, दोनों भी है 5-HT3 5-HT3 अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, पक्का? हाँ देखो एक बार, 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंड 5-HT4 अगोनिस्ट। इसीलिए तो मैंने तभी बोला था इट इज कंफ्यूजिंग। ओके, सो इसलिए हम लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा है। ओके, यू हैव टू रिवाइज, इसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि अब ये 2 आवर्स के बाद में फिर से क्या हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से हमारा क्या खत्म हो जाता है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द GIT। ओके।